दूसरे दिन के इस प्रथम महत्वपूर्ण सत्र में मंच की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप मेरे भाई साहब, सतना से पधारे हुए सत्येंद्र शर्मा जी जिन्होंने जन्मवर्धाई पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया, नरेंद्र नारायण राय जी जिन्होंने बीसल देव पर अपना वक्तव्य रखा और राम रासो पर अंजलि अस्थाना जी ने संभवतः हम सभी को परिचित कराया। एक ऐसा ग्रंथ उनको सुनते हुए मुझे लग रहा था कि केवल रासो रखने के कारण इसे हम कैसे आदिकाल में रख सकते हैं या उदय काल में रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका व्याख्यान था। और जिस सत्र में किसी को बोलना हो और वहाँ बैठे हों गुरुदेव प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी, जिन लोगों की उपस्थिति, जिन्हें सुनना और जिनकी उपस्थिति ही किसी आयोजन को समृद्धि प्रदान करती है और उसमें किसी हम जैसे विद्यार्थी को बोलना बहुत कुछ सीखने का अवसर भी देता है। आप सभी जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, संचालन कर रहे गोरखनाथ जी, जी, विजय पांडे जी, आप सभी को, प्रोफेसर इंदिवर जी बैठे हुए हैं, पवन कुमार शास्त्री जी हैं, आप सभी को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। इस सत्र के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र जिसके हम सब साक्षी होंगे, भोजनावकाश के पूर्व विद्या निवास मिश्र स्मृति व्याख्यान को लेकर के, और जिसमें कि बृजेंद्र कुमार सिंघल और दिलीप सिंह सरकार को हमें सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए यह सत्र जितनी जल्दी समाप्त हो उतना जल्दी हम सभी के लिए शुभकर होगा। रचना शर्मा जी भी आई हुई हैं। जब इस आयोजन की इस बार उदय काल विषय को केंद्र में रख करके जब बातचीत हो रही थी तो आदरणीय डॉक्टर दयानिधि मिश्र दादाजी ने हमसे कहा कि आपको रासो काव्य पर लिखना है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बीसल देव रासो दे दीजिएगा, मैं लिख दूंगा, बहुत लंबे समय से पढ़ाता आया हूँ उसको। उन्होंने कहा कि नहीं, उस पर नहीं लिखना है, विजय पाल रासो पर लिखना है। तो मुझे लगा कि क्या करना है, दो चार इतिहास ग्रंथ लिखूंगा, विजय पाल रासो की छंद पढ़ूंगा और लिख दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लिख दूंगा। और जब मैंने प्रयास शुरू किया तो आपको आश्चर्य होगा, जितने भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो, चाहे उसके बाद के लिखे गए इतिहास हों, अथवा नागरिक प्रसारणी सभा का बृहद 16 खंडों में प्रकाशित इतिहास हो, उसमें विजयपाल रासो के बारे में केवल 4 पंक्तियां थीं। यह विजयपाल के ऊपर लिखा गया है। इसके केवल 42 छंद मिलते हैं, काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और यह 17वीं शताब्दी का काव्य है। इसके अलावा 5वीं पंक्ति किसी भी इतिहास ग्रंथ में नहीं मिली। अब मेरे सामने चुनौती थी कि विजयपाल रासो पर कैसे लिखा जाए जिसका एक भी छंद उपलब्ध नहीं है सभी पुस्तकों में। लेकिन मुझे मार्ग दिखाया इस दूसरे सत्र में जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो महत्वपूर्ण सत्र है आज के इस आयोजन का, बृजेंद्र कुमार सिंघल जी। मैं आपसे अभी परिचित नहीं हो पाया हूं, लेकिन सर को प्रणाम कर रहा हूं। मैंने टेलीफोन से कई बार बात किया और आपसे मुझे किसी ने कहा कि इस बारे में अगर आपकी कोई भी मदद कर सकता है तो सिंघल जी मदद कर सकते हैं, उनका ये मोबाइल नंबर है। और मैंने फोन किया और आपको आश्चर्य होगा कि आपने विजयपाल रासो के 42 तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आधे से अधिक छंदों को आपने उपलब्ध कराया। मोतीलाल निरारिया के इतिहास ग्रंथों से लेकर के और जितने लोग भी काम किए थे, विश्व बंधुओं के इतिहास में जो कुछ लिखा हुआ था वह मेरे पास उपलब्ध हुआ। दादा का कहना था, मैंने दादा से कहा कि ये विषय में उसे बदलिए, कोई छंद नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप यही लिख दीजिए कि कोई नहीं मिल रहा है। अब कोई छंद नहीं मिल रहा है, कैसे लिखा जाए उतने में 4-5 पृष्ठ। लेकिन यह संयोग कहिए कि सिंघल सर ने मुझे छंद उपलब्ध कराए और उसमें जो कुछ भी मैंने देखा, विश्व बंधुओं के इतिहास में विस्तार के साथ कुछ छंदों का विस्तार भी देते हुए उसमें उसका रचना काल संवत 1355 विजयपाल रासो का माना गया है। लेकिन बाद में चल करके चाहे वो अजय प्रसाद द्विवेदी हो, बाद में चल करके और भी जितने लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया, सभी लोगों ने, और खास करके मोतीलाल निरारिया ने भी उसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना है। तो अगर 17वीं शताब्दी किसी ग्रंथ का हम रचना काल मानते हैं तो उसे हम आदिकाल के भीतर रखने का हट क्यों कर रहे हैं?
मैंने अपने इस आलेख में, इस पुस्तक में वह प्रकाशित है, उसमें मैंने कोशिश किया है कि यह 17वीं शताब्दी रासो जितने भी काव्य हैं आप देखेंगे उनके साथ यह लगा हुआ है, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, चाहे विश्वदेव रासो हो। विश्वदेव रासो पर अभी हम लोग सुन रहे थे, वह कहीं वीरता का काव्य नहीं है, वह विरह का काव्य है एक तरह से राजमती और विश्वदेव का, लेकिन फिर भी उसे वीर काव्य की श्रेणी में रख करके उस पर विचार होता रहा है। तो जितने भी ग्रंथ रहे हैं उनका मूल स्वरूप कोई दूसरा रहा है और समय के साथ लंबे समय तक उसमें परिवर्तन, संशोधन और कुछ मिलते चले गए, चल्हड़ चटाई कुछ आते गए और उस ग्रंथ में जुड़ता चला गया। इसीलिए केवल भाषा के आधार पर किसी ग्रंथ की मौलिकता को हम इनकार नहीं कर सकते, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी संचालन कर रहे प्रोफेसर गोरखनाथ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि क्या किसी हिंदी के ग्रंथ को हम केवल इतिहास के दृष्टि से विवेचन करेंगे, उस काव्य का जो काव्यत्व पक्ष है क्या उस पर हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि जितने भी तरह के ग्रंथ हैं, चाहे वो अपभ्रंश से प्रभावित ग्रंथ हम्मीर रासो जैसा ग्रंथ हो जिसके केवल 8 छंद मिलते हैं, या बाद में चल करके दूसरे जो ग्रंथ हैं, क्या केवल इस आधार पर उनको खारिज कर दिया जाए। और आज की समझ की सबसे बड़ी चुनौती है, इस काशी में लाडली पचानी सभा में जिस समय ग्रंथों के काम हो रहा था, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, चाहे वो शुक्ल जी रहे हों, चाहे पीताम्बर दत्त भरतपाल रहे हों, श्याम सुंदर दास रहे हों, चंद्र शर्मा कुलेरी रहे हों, इन लोगों ने आदिकाल पर कितना महत्वपूर्ण काम किया। लेकिन आज न तो उस पर शोध कार्य करने वाले लोग रह गए हैं, न तो उसे कक्षाओं में पढ़ाने वाले लोग रह गए हैं। हम खारिज कर देते हैं कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है, नहीं, इस तरह से खारिज नहीं करना है, यह मान करके कि यह मौलिक मूल रूप दूसरा रहा होगा, इसके साथ जुड़ते चले गए। उसके कवित्व पक्ष विजयपाल रासो में केवल 42 छंदों में जो खास जो छंद आए हुए हैं, उन छंदों में युद्धों का जो वर्णन है, जिस तरह से जीवंत वर्णन है युद्धों का, सेनाएं किस तरह से सजी हुई हैं, किस तरह से प्रयाण कर रही हैं, किस तरह से तलवार चमक रहे हैं, कैसे युद्ध हो रहे हैं, तो निश्चित ही वह एक विशाल ग्रंथ रहा होगा। तो उसकी खोज करने की जरूरत है। अगर उस तरह के ग्रंथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से वीर रस के अलग दूसरे भी होंगे। पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है, चाहे जितने आप उसको अप्रामाणिक कह दीजिए, लेकिन श्रृंगार की एक एक पंक्तियां मन कला सस्मान कला सो बननी, क्या सौंदर्य है उस समय का, कभी तो उसका वर्णन करता है। तो केवल हम इतिहास की दृष्टि से इन ग्रंथों को खारिज नहीं कर सकते हैं, एक बड़ा दायित्व बनता है। और इस आदिकाल पर एक बड़ा लंबा विस्तार है। अब आप 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं 7वीं शताब्दी इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल सांकृत्यायन जी ने रामचंद्र शुक्ल से अलग 300-400 वर्षों हिंदी साहित्य को और विस्तार पहले ले गए। और 6वीं 7वीं शताब्दी से हर्षवर्धन के बाद भारत की जो स्थिति हुई, खंड खंड हुआ, और इन ग्रंथों से कम एक चीज का तो पता चलता ही है कि उस समय के राजा किस तरह से खंड खंड हो गए थे और विलासिता में किस तरह से डूबे हुए थे, किस तरह से भारी शक्तियां आक्रमण करती हैं। लेकिन भाषा की दृष्टि से भी राहुल सांकृत्यायन एक बहुत सुंदर, राहुल सांकृत्यायन का यह मानना था कि अपभ्रंश भी हिंदी ही है। इसलिए आप देखेंगे वीर गाथा काल में या आदिकाल या उदय काल की हम बात करते हैं, इस समय के कुछ ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण और हम्मीर रासो के जो छंद मिलते हैं वो, और इसके बाद बहुत से ग्रंथ अपभ्रंश से पूरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन जिन रासो ग्रंथों पर इस सत्र में चर्चा हो रही है वो अपभ्रंश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं। राहुल सांकृत्यायन एक अपभ्रंश का एक दोहा उद्धृत करते हैं अपने काव्यधारा में, पिय संगम को निदड़ी पियो पर कहो केव, भाई विनय विनाशिया निद न एव दतेव, न नीद ऐसे न नीदो ऐसे। कहाँ यह अपभ्रंश है? तो हिंदी है। तो भाषा के एक सतत प्रवाह को लेकर के 600-700 वर्षों का इतिहास तक विस्तृत यह आदिकाल रहा है, जिस पर बहुत सारे नाम रहे हैं। और गुरुवर आदरणीय श्रद्धेय विद्यानिवास मिश्र जी ने इतिहास जैसा काल विभाजन नहीं किया उदय काल, लेकिन अपने निबंध में जो संकेत देते हैं उदय काल का, वह बहुत सार्थक नाम है। इस सत्र में इन ग्रंथों को लेकर के हम विचार विमर्श कर रहे हैं। यह विद्याश्री व्यास का और आदरणीय दादा का यह महान आयोजन है कि हम आदिकाल के पुनर्विचार की तरफ फिर जा रहे हैं। और प्रोफेसर प्रकाश उदय जी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इस सूची में उनका नाम है कि हम्मीर रासो प्रोफेसर प्रकाश उदय। तो
गंभीर रास्तों को लिखने में इनको क्या संकट हुआ, हम लोग मौखिक रूप से जानेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।